क्या आप जानते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी हमारे देश की एक ऐसी वास्तविकता जिसे आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ दक्षिणपंथी यूट्यूबर्स गलत सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप में से अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि उत्तर भारत में रहने वाले अधिकतर भारतीय और विशेषकर कथित तौर पर उच्च जाति के हिंदू भारतीय नहीं हैं। वे भारत के मूल निवासी नहीं बल्कि प्रवासी हैं। ये वही आर्य हैं जिन्होंने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। वेद आदि कोई भारतीय ग्रंथ नहीं है बल्कि इन्हीं आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं और जाति प्रथा जैसी कठोर सामाजिक संरचना भी इन्हीं की देन है। कुछ इस प्रकार का प्रपंच करते हुए आज आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, लेखक, इतिहासकार मिल जाएंगे जिनका उद्देश्य केवल आपको ये समझाना रहेगा कि नहीं, आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। वो बात अलग है कि पिछले 2 शताब्दी से अधिक समय से ये सतत प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रपंच भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनके इस सिद्धांत के समर्थन में कोई एक, ध्यान दीजिएगा, कोई एक भी ये ऐसा ऐतिहासिक या आनुवंशिक साक्ष्य नहीं खोज पाए हैं जो इनके इस सिद्धांत का समर्थन करता हो। सामान्यतः किसी साक्ष्य के आधार पर, किसी अध्ययन या किसी शोध का जो परिणाम होता है उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है, पर इनकी धारा उल्टी बहती है। ये लोग पहले सिद्धांत बनाते हैं, उसके अनुसार साक्ष्य की खोज में निकलते हैं, और जब सिद्धांत ही मनगढ़ंत है तो साक्ष्यों का ना मिलना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति के रूप में हम सभी लोग आर्य आक्रमण सिद्धांत के समर्थक भी हो सकते हैं और घोर विरोधी भी, लेकिन बिना आधारभूत बातों को जाने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता भी होगी और जल्दबाजी भी, और जल्दी का काम होता है शैतान का। इसलिए हम करेंगे शुरुआत से शुरू। 18वीं शताब्दी के मध्य तक जब भारत के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया था, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों की संस्कृति, भाषा और जाति को लेकर अध्ययन शुरू किए। सन 1780 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिलोलॉजिस्ट अर्थात भाषा शास्त्री विलियम जोन्स ने भारतीय प्राचीन भाषा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में समानताएं देखी। सन 1786 में उन्होंने अपने इसी अध्ययन के आधार पर इस बात की घोषणा की कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति सामान्य है। आगे चलकर इसी के आधार पर आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार यूरोपीय लोग भारत की एक उन्नत सभ्यता से आए थे। इस परिणाम के प्रकाशन के बाद से ही संस्कृत भाषा और ग्रंथ यूरोपीय विद्वानों के मध्य अध्ययन और शोध का एक प्रमुख केंद्र बन गया, और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे कुचक्र की जिसमें भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक बड़ा वर्ग आज भी फंसा हुआ है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मन विद्वान अपनी सभ्यतागत जड़ों को खोजते हुए भारत पहुंचते हैं। यहाँ वे स्वयं को संस्कृत महाकाव्य महाभारत के वीर नायकों के साथ पहचानने लगे। ये विश्वास उनका केवल एक कल्पना के आधार पर विकसित हुआ था, जिसके प्राथमिक सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। पहला, जर्मन और भारतीय एक ही सामान्य योद्धा जाति की शाखाएं थी और वही महाभारत के भी मूल नायक थे। दूसरा, ब्राह्मणों ने महाभारत में मनगढ़ंत संशोधन कर उसे दूषित कर दिया। तीसरा, इंडो जर्मनिक और भारत के काले आदिवासियों के मिश्रण से भारत में रहने वाली इंडो जर्मनिक प्रजाति का पतन हो गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जर्मन संस्कृतविद मैक्समिलियन 1850 के दशक में आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी, जो कि आर्यन रेस थ्योरी का विस्तार मात्र था। आर्य आक्रमण सिद्धांत का जो रूप आज हम देखते हैं वह कई संशोधन के बाद हुआ है, जिसकी वर्तमान धारणा कुछ इस प्रकार है कि भारत के मूल निवासी काले रंग के द्रविड़ थे, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण लेकिन अत्यधिक विकसित शहर की स्थापना की, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इंडो आर्यन नाम की एक खाना बदोश जाति ने भारत पर पश्चिम दिशा से आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इन्होंने प्राचीन द्रविड़ सभ्यता को नष्ट कर दिया, स्थानीय लोगों का शोषण किया और उन्हें भारत के दक्षिण में स्थानांतरित होने के लिए विवश किया। ये ध्यान देने योग्य है कि मैक्समिलर ने आर्य आक्रमण की समय सीमा उसी ईसाई दृष्टिकोण से निर्धारित की है जिसमें बाइबल ने वर्ष 4004 ईसा पूर्व में मानवता की शुरुआत और वर्ष 2349 ईसा पूर्व में महान बाढ़ की घोषणा की थी।
इंडो आर्यन गोरी चमड़ी वाले लोग थे और वे वेद भी लिखते थे और उन्हीं के धर्म को आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के विरुद्ध बढ़ते साक्ष्यों को देखते हुए इसे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कर दिया गया। मैक्स मुलर के ही विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार में डायरेक्टर ऑफ इथनोग्राफी एंड सेंसस हर्बर्ट रेसले ने नेजल इंडेक्स मेजरमेंट टूल को विकसित किया। इसका उपयोग भारतीय समुदाय के लोगों को लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया गया। सन 1871 में जब पहली बार जनगणना सर्वेक्षण में कास्ट शब्दावली का प्रयोग भारतीय समाज को वर्गीकृत करने के लिए किया गया, तब इस पर आपत्ति जताने वाले लोगों के मामलों से उस समय न्यायालय भरा हुआ था। कास्ट शब्द वास्तव में पुर्तगाली शब्द कास्टा का एक अंग्रेजी अनुवाद है। जब पहली बार आर्य आक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तब से ही इसकी वैधता को लेकर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। परंतु आज से कुछ दशक पूर्व तक पक्ष और विपक्ष दोनों के पास ही कुछ शोध और समाचार पत्र, कुछ पुस्तकें, कुछ तर्कों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जेनेटिक्स एंड सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में हुए हालिया प्रगति ने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसने आर्य आक्रमण सिद्धांत की विश्वसनीयता को पूर्णतः नकार दिया है। पहला, ऋग्वेद की काल गणना। ऋग्वेद, जो भारत का एक मूलभूत ग्रंथ कहा जाता है, उसमें सरस्वती नदी के कई संदर्भ हैं, जिसे विभिन्न प्रकार से, जैसे नदियों में सबसे बड़ी, गौरवशाली, जोर से गरजने वाली और बाढ़ की मां के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन आज से कुछ दशक पूर्व तक किसी को सरस्वती नदी का वास्तविक अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी, जब तक आधुनिक उपग्रह इमेजरी का प्रयोग कर उसके सूखे तल का पता नहीं लगाया गया। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि 5000 ईसा पूर्व के बाद मानसून में हुई एक रस गिरावट से सरस्वती नदी धीरे धीरे कमजोर हो गई और लगभग 1500 ईसा पूर्व तक यह पूर्णतः विलुप्त हो गई। यह अध्ययन आर्य आक्रमण सिद्धांत के उस दावे को खारिज करता है जिसमें बताया जाता है कि ऋग्वेद की रचना मात्र 1500 ईसा पूर्व में कथित तौर पर आर्यों के द्वारा की गई, जबकि ऋग्वेद से ये संकेत मिलता है कि इसकी रचना 5000 ईसा पूर्व के करीब हुई थी, जब नदी अपने चरम पर थी। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत निरंतरता का समर्थन करते हैं। व्यापक पुरातत्व अध्ययन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं देते कि द्रविड़ों का प्राचीन घर हड़प्पा सभ्यता युद्ध के द्वारा नष्ट किया गया है। इसके स्थान पर वो जलवायु में बदलाव के कारण जनसंख्या की धीमी गति से पूर्व की ओर प्रवास का सुझाव देते हैं। साक्ष्य आगे दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कई परंपराएं और रीति रिवाज आधुनिक भारत में आज भी मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि हड़प्पा और आर्य संस्कृतियां एक ही सभ्यता के पहलू हैं। तीसरा, अनुवांशिक साक्ष्य। हाल के शोध से ये पता चलता है कि पिछले 10,000 से 15,000 वर्षों में भारत में किसी भी महत्वपूर्ण बाहरी अनुवांशिक प्रभाव की अनुपस्थिति है। एक दूसरे शोध पत्र का ये निष्कर्ष है कि भारतीय जनसंख्या अनुवांशिक रूप से अद्वितीय है। इतना ही नहीं बल्कि अधिकांश भारतीय अनुवांशिक रूप से एक जैसे हैं। चौथा, डेटा के कई टुकड़े आर्य आक्रमण सिद्धांत विरोधी तर्कों को भी समर्थन देते हैं। ऐसे दो उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। पहला, वैदिक साहित्य। माना जाता है कि आर्यों ने वेदों की रचना की थी, लेकिन इसमें भारत के प्रमुख स्थलों का व्यापक संदर्भ है, लेकिन आर्यों के पूर्व मातृभूमि का कोई उल्लेख मात्र तक नहीं है। अपने पैतृक घर के संबंध में कथित आर्य जाति की ये सामूहिक भूलने की बीमारी प्रवासी जनसंख्या के लिए बेहद असामान्य है। दूसरा, आज अस्तित्व में संस्कृत पांडुलिपियां की संख्या ग्रीक, लैटिन और अन्य प्राचीन यूरोपीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों से कुल संख्या से 1000 गुना अधिक है। आर्यों और यूरोपीय लोगों के बीच साहित्यिक उत्पादन में इतनी भारी असमानता उनकी साझा विरासत की धारणा को चूर चूर कर देता है। इस सिद्धांत ने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों रूपों से प्रभावित किया है। पहला, आर्य आक्रमण सिद्धांत भारतीय संस्कृति का श्रेय अन्यत्र से आए आक्रमणकारियों को देता है, जबकि इसके भारतीय मूल को पूरी तरह से नकारता है। दूसरा, ये भारत की संस्कृति को बाहरी लोगों के उपहार के रूप में चित्रित करता है। तीसरा, इसने सुझाव दिया कि भारतीय संस्कृति अपने आप में एक संस्कृति नहीं, बल्कि अन्य संस्कृतियों का संश्लेषण अथवा मिश्रण है।
चौथा, इसका तात्पर्य ये है कि हिंदू धर्म प्रामाणिक रूप से भारतीय धर्म नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का परिणाम था। पांचवा, इसने सुझाव दिया कि भारतीय संस्कृति स्थिर थी और केवल बाहरी प्रभावों के तहत ही ये बदली। छठवां, इसका तात्पर्य ये है कि स्वदेशी लोग रचनात्मक रूप से अपना विश्वास विकसित नहीं कर सके और केवल आक्रमण या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा ही अन्य जातियों से नए विचार प्राप्त कर सके। सातवां, ये भारतीय विज्ञान और संस्कृति के तत्वों को गलत रूप से विलंबित तारीख देकर भारत और उसके लोगों की बौद्धिक स्थिति को कम करता है। आठवां, यह सिद्धांत इस विचार को बढ़ावा देता है कि नस्ल एक जैविक रूप से आधारित अवधारणा है। नौवां, इसमें सुझाव दिया गया है कि गोरी चमड़ी वाले आक्रमणकारियों ने भारत के दक्षिण में काली चमड़ी वाले द्रविड़ लोगों को आर्य धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। 10वां, यह सिद्धांत भारतीय लोगों के बीच एक दोष रेखा पैदा करता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में रहने वाले लोग विदेशी हैं और द्रविड़ मूल भारतीय हैं। 11वां, इसने ये सुझाव देकर शाही संदर्भ में नस्लवाद के लिए एक आधार प्रदान किया कि उत्तर भारतीय लोग यूरोप आक्रमणकारियों के वंशज थे और नस्लीय रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बहुत करीब थे। 12वां, इसने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की भूमिका और स्थिति को उचित ठहराने के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक मिसाल दी जो यह तर्क दे सकते थे कि वे भारत को उसी तरह से बेहतरी के लिए बदल रहे हैं जैसा हजारों साल पहले आर्यों ने किया था। आज साक्ष्यों का एक बड़ा समूह आर्य आक्रमण सिद्धांत को पूर्णतः गलत और मनगढ़ंत सिद्ध करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत ही नहीं अपितु संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी आर्य आक्रमण सिद्धांत हिंदू शिक्षण कार्यक्रमों का आज भी एक अभिन्न भाग है। अब समय आ गया है कि हम एक सभ्य समाज के रूप में वही करें जो आवश्यक है और सही भी, अर्थात इस सिद्धांत को उसी स्थान पर रखें जहां इसका उचित स्थान है, यानी कूड़ेदान में। क्योंकि इस प्रकार के मनगढ़ंत सिद्धांत के चलते एक व्यक्ति कभी भी आज के समय में खुद को एक ऐसे समाज के साथ नहीं जोड़ना चाहेगा जिसका इतिहास दमनकारी विश्वास प्रणाली से जुड़ा हुआ है। संक्षिप्त में, आर्य आक्रमण सिद्धांत हिंदू द्वेष का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। धन्यवाद।